हेलो एवरीवन, आज यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स हो चुका है। तो मेरे पास ये पेपर भी है और यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो पॉलिटी से जो आए वो 20 क्वेश्चंस के करीब करीब आए और यहाँ पर आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन से 14 क्वेश्चंस आए हैं और एनवायरमेंट से 13 क्वेश्चंस आए हैं और इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चंस आए हैं। साइंस एंड टेक से 11 क्वेश्चंस आए हैं और आर्ट एंड कल्चर से देखें तो 3 क्वेश्चंस आए। आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चंस आए। एंशिएंट एंड मीडिएवल से ओनली 4 क्वेश्चंस आए। एंशिएंट और मीडिएवल से 4 क्वेश्चंस आए। मॉडर्न से केवल एक ही क्वेश्चन आया है। मॉडर्न से एक ही क्वेश्चन आया है और कुछ मिसलेनियस भी है इसमें, जैसे कि बुक से भी आए और आर्मी से भी आए हैं। तो यहाँ पर जो 2025 में एग्जाम देंगे उनको भी एक बार ये देख लेना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया है। लेकिन ये पेपर 2023 का जो हुआ था सी सेट भी और जीएस का भी, उसके कंपैरिजन में इस बार इजी है पेपर और इस बार मेरिट ज़्यादा जाएगी क्योंकि 2023 में सी सेट की वजह से और जो फर्स्ट पेपर था वो भी हार्ड आया था, उसकी वजह से पेपर जो मेरिट थी वो कम गई थी। तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर जो इसके आंसर्स हैं। अब इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ये प्रजनन दर नहीं होती जबकि ये जन्म दर होगी। अब यहाँ पर है किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उससे बच्चों की संख्या। अब यहाँ पर ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि जैसे कि उससे जन्मे बच्चे हुए तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ डेथ हो गई, कुछ जीवित हो गए। तो यहाँ पर जीवित बच्चे होने चाहिए। जन्म दर घटा मृत्यु दर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एंड इसमें है डी, इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि जीवित बच्चों की औसत संख्या के लिए बोला हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में एनबीएफसी जो होती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। ये जो चल निधि समायोजन सुविधा होती है उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसके धारक बन सकते हैं। हाँ, इसके धारक बन सकते हैं जो एफडीआई में निवेश करते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके धारक यहाँ पर बन सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर दे दिया है इसमें, भारत में शेयर बाजार जो स्टॉक एक्सचेंज है ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो भी करेक्ट है। तो इसमें 2 और 3 करेक्ट होना चाहिए। और जो एनबीएफसीज होती है ना, वो एक तो आरबीआई के अंडर में आती है, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होती है वो सेबी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ये भी, इससे भी यहाँ पर हो सकता है ये। अब जैसे कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया और इसमें ये तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर डी होगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, सेकेंड का डी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या है यहाँ पर, 3 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। जो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं और सरकारी प्रतिभूतियां होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उसमें कौन कौन व्यापार कर सकते हैं, कौन कौन ट्रेड कर सकते हैं। बीमा कंपनियां कर सकती हैं, पेंशन नीति जो होती है वो भी कर सकती हैं और खुदरा निवेशक भी, तीनों यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हुआ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला हुआ है इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो एक्सचेंज ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और सेकेंड है मोटर वाहन, नंबर 3 है मुद्रा की अदला बदली। तो यहाँ पर बोला हुआ है वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसमें वित्तीय लिखित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको क्या माना जाएगा, इसमें मोटर वाहन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा एंड 3 होगा। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, 4 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3, क्योंकि सेकंड नहीं होगा। जो वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है मोटर वाहन को नहीं माना जाता, वो तो होते ही नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें आर्थिक गतिविधियां, ये 11 क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें भी है गतिविधियां कौन कौन सी, प्राथमिक में क्या होती है, द्वितीयक में क्या आएंगी और तृतीयक में क्या आती है। तृतीयक में सेवाओं से रिलेटेड आती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें 5 में। अब जैसे यहाँ पर है कृषि उत्पाद का भंडारण होता है, वो इसमें फर्स्ट ये प्राथमिक में आती है, ना कि द्वितीयक में आती है। तो फर्स्ट तो एक ऑप्शन गलत हो गया, मतलब 3 युग्म बचे अभी हमारे पास, इसमें भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। जो डेयरी फार्म आते हैं वो क्या आएंगे, प्राथमिक में ही आएंगे,
ऑप्शन सेकंड जो हो गया वो करेक्ट हो गया। खनिज की खोज, जो खनिज की खोज है वो यहाँ पर तृतीयक में नहीं आती है। और यहाँ पर कपड़ा बुनाई, जो कपड़ा की बुनाई है ये किस में आएगी, द्वितीयक में आएगी। तो इसमें दो ऑप्शन क्या हुए, करेक्ट हुए। तो इसमें हो गया दो, केवल दो युग्म इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। नंबर ए ऑप्शन है कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अवपंक, कास्ट मिल अपशिष्ट। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के लिए, किसके लिए, विमानन ईंधन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कृषि अपशिष्ट का भी किया जाता है, मक्का के दाने का भी किया जाता है, और अपशिष्ट जल शोधन का भी, और कास्ट मिल अपशिष्ट का भी किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शंस हो जाएंगे। तो चारों किस में आ रहे हैं, यहाँ पर सी में आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। एंड नेक्स्ट है इसमें 6, 7 है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी, जो भौतिक पूंजी के संदर्भ में भौतिक पूंजी के बारे में बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। अब जैसे किसान का हल है, किसान का हल जो होगा वो कार्यशील पूंजी। तो इसमें भी यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं। किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, और बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो सूत होगा वो स्थिर पूंजी, किया जाने वाला स्थिर सूत वो स्थिर पूंजी नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पर 3 नहीं होगा, पहला करेक्ट है, दूसरा भी और तीसरा भी। इसमें 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस किसमें, मतलब केवल 3। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। एंड इसमें 8 क्वेश्चन है। 8 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी, जो 3 डायमेंशनल वर्चुअल होता है, दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों उपयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उसको सर्वाधिक, इसका सर्वाधिक जो वर्णन कर रहा है वो कौन कर रहा है। तो ये मेटावर्स है। इसमें यहाँ पर मेटावर्स है, जो 3 डायमेंशनल होता है, दुनिया के इंटरऑपरेबल नेटवर्क के लिए वस्तु की संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जो मेटावर्स होता है सी। और ये न्यूज में भी रहा था। अब क्वेश्चन नंबर है इसमें 9 क्या है, यहाँ पर विदेशी बैंकों के साथ व्यापार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताने हैं। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, जो बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए सहायक जो बैंक होंगे उनके लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए सबके लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है, ऐसा आरबीआई ने बोला हुआ है। इसमें बोला है आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, मतलब गलत हो गया। तो ये तो गलत हो गया। भारत में पूर्ण, सेकंड देख लेते, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है, जो सेकेंड ऑप्शन है। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी, 9 का आंसर बी। अब इसमें 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो करस्पॉन्डेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर क्या है, CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा उसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। जो भी कर्मचारी, जो भी कंपनियां और इसके कर्मचारी हैं और सीधे क्या करते हैं, ये लाभ पहुंचाते हैं, तो उनको CSR कार्यकलापों के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सही पूछा हुआ है। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते, विनिर्दिष्ट करते हैं। जो भी कार्यकलाप होते हैं न्यूनतम व्यय को भी करते हैं, अधिकतम को भी करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ए ही होगा, आंसर ए, 10 का आंसर ए। अब इसमें 11 क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 क्या कह रहा है। अब 11 है, इसमें विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों RTGS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RTGS लघु विखंडन रिएक्टर हैं। RTGS लघु, जो RTGS होते हैं ताप विद्युत जनरेटर समस्थानिक के लिए बोला है। लघु विखंडन, विखंडन का मतलब होता है फिजन, जबकि ये जो RTGS होते हैं ना, ये विखंडन का नहीं करते, जबकि संलयन का होते हैं। तो इसमें ना ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। तो अब जब हम एक को कट कर देते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड लग रहा है इसमें, तो एक कट हो गया, तो आंसर क्या बच गया, इसमें बी बच गया यहाँ पर। और बाकी के इसमें जो 2 और 3 है ना, वो यहाँ पर ये जैसे इसमें बोला है, इसमें विखंडन का नहीं करेंगे, संलयन का करेंगे, तो ये तो गलत ही हो जाता है। 2 और 3 इसमें ना सही हो रहे हैं ये दोनों। जो RTGS है उसमें प्लेटिनियम 238 का ही उपयोग किया जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला हुआ है जो वृहत तारे वामन तारों की तुलना में, जो वृहत तारे होते हैं, बड़े तारे होते हैं, वामन तारों की तुलना में, वामन मतलब वर्मिन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। यहाँ पर ये इसमें कथन सेकंड है इसमें वामन तारों की तुलना में वृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है। इसमें जो बोला हुआ है वामन तारों की तुलना में जो बड़े तारे होते हैं, वृहत तारे होते हैं, उनमें नाभिकीय अभिक्रिया की दर जो होती है वो कैसी होती है, उच्चतर ही होती है। लेकिन कथन एक जो है इसमें ये गलत है, क्योंकि ना वृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहते। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला तो इनकरेक्ट है, तो इसमें पहला तो सही नहीं है, दूसरा तो डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, इसमें डी हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 13, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, बायो की बुक में, जो बायो की बुक होती है ना क्लास एनसीईआरटी की, तो उसमें भी है ये। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, जो NOx से मिलकर बने होते हैं वही होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मानव शरीर में संश्लेषित होता है, लेकिन ये रक्त वाहिकाओं को क्या करेगा, विस्फारित कर देता है और रक्त प्रवाह को कैसा करता है, बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ए। तो सीधा सीधा ये इसमें ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों जो नार्कोटिक्स की पहचान। हाँ ये सही है, 14 का सही है। वर्षण का मॉनिटरन, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग करना। रडारों का, इसमें बोला है जो रडार है, रडार का उपयोग किस किस में किया जाएगा, रडार का किस किस के लिए, इसमें तीनों में से बताना है कि किस किस में उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे विमान पत्तन है उसमें जो नार्कोटिक्स की पहचान करना, ठीक है। वर्षण की मॉनिटर भी की जा सकती है। तो इसमें ना 2 युग्म ही ठीक होंगे, केवल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या है, जैसे कि है, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राफेल, MiG-29 और तेजस MK-1। तो तेजस तो पहले से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका तो पता ही होना चाहिए कि क्या होगा। इसमें कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, इसमें बताना है यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के कौन सा होगा। राफेल ये भी 5th जनरेशन का नहीं है, MiG-29 भी ये भी 5th जनरेशन का नहीं है, तेजस भी 5th जनरेशन का नहीं है। इसमें कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन होगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, निम्नलिखित में से किन से हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। हाइड्रोजेलों का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पर रोगियों में जो हाइड्रोजेल होते हैं उनका उपयोग बताना है। रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, चल वातानुकूलन प्रणाली, औद्योगिक स्नेहकों का विरचन, जो औद्योगिक में जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी हाइड्रोजेलों का उपयोग किया जाता है। रोगियों में भी किया जाएगा और जल वातानुकूलन जो होते हैं उसमें भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 का आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। इसमें बताना जो हाइड्रोजन द्वारा चालित होता है वो कौन सा होगा। तो इसमें क्या होता है, जल वाष्प होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होती है, H2O2 जो होता है, H2O2 इससे नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला जो होगा उत्सर्जन, ये नहीं होगा। हाइड्रोनियम भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, जबकि क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। 17 का आंसर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 18, हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की, वास्तव में हाल ही में ये शब्द क्या रहा था, न्यूज में रहा था ये शब्द। तो यहाँ पर और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो ये जो है सीधा का सीधा दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के लिए है इसका, और ये न्यूज में भी रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 19, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा, जो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर हैं उसके बारे में बताना है। तो ये मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर जो होते हैं ना, ये अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां होती हैं। इसके बारे में जो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर होते हैं ये अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 का डी। एंड 20 है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन दायित्व जो होगा निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इसको ना क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश में क्या है, इसमें बोल रहा है कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ।
20, तो इसमें जो होगा ये मनी मार्केट से रिलेटेड हो रहा है। देखो यहाँ पर ना ये इंग्लिश वाला समझ में आ रहा है और हिंदी वाले में थोड़ा सा टिपिकल लग रही है उसकी जो लैंग्वेज है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, कोलेटरल बोरोइंग जो होती है, उधारी होती है, और जो लैंडिंग हो गई वो ऑब्लिगेशंस किस इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आती है, तो वो मनी मार्केट के अंतर्गत ही आती है। जो कोलेटरल बोरोइंग होती है ना, ये मनी मार्केट के अंतर्गत आती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा मुद्रा बाजार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देख लेते हैं। 21 क्या है, इसमें बोला हुआ है निम्नलिखित विमान पत्तनों पर, जो विमान पत्तन होते हैं उसके बारे में बताना है। और इसमें बोला है लास्ट में, हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड। अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ये टर्म होती है। ग्रीनफील्ड जो नई तरीके से बनाया गया है, पूरा मतलब उसका निर्माण किया गया है जीरो लेवल से, तो वो होता है ग्रीनफील्ड के बारे में आएगा, ग्रीनफील्ड होगा। और जैसे कि पहले से बना हुआ था और उसका हमने क्या कर दिया, उसमें सुधार कर दिया, तो वो आ जाता है ब्राउन फील्ड के बारे में। अब यहाँ पर बताना है हमें कि जो ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं कौन कौन सी है इसमें तीनों में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, अब इसमें कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये बनाया गया है अभी भी, और डोनी पोलो विमानपत्तन ये भी बनाया गया है। तो इसमें ना दोनों ही करेक्ट है। जो विजयवाड़ा है ये पहले से ही है, तो ग्रीनफील्ड कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें ए हो जाएगा, 21 का ए। अब इसमें हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें 22 है, जैसे कि जल वाष्प। इसमें जल वाष्प के संदर्भ में बताना है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ में घटती जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये एक गैस होती है H2O, जो वाटर वेपर होती है, और इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ में घटती चली जाएगी। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिक होता है, तो इसका ध्रुवों पर प्रतिशत अधिक नहीं होता है। अब देखो ऑप्शन, या तो इसमें ए सही मान लेते तो बी सही हो जाता, सही अगर ए को सही मानते तो बी गलत हो जाता है, बी को सही मानते तो ए गलत हो जाता है, दोनों अपोजिट में दे दिए। तो यहाँ पर ये भी, इसको भी सोच के चला जा सकता था और सही हो जाता। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो गया, तो इसमें हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में क्या है, 23 है यहाँ पर, देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कि डायरेक्ट है। इसमें ना मैं भी सर्च किए थे मैंने, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट थे, और जो नहीं आ रहे थे मैंने गूगल से सर्च करके ये आंसर की बनाई है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। इसमें यहाँ पर बताना है, ये किसी भी एक क्षेत्र की जो जलवायु है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु है उसकी कंडीशंस देती हैं, और ये बताना है इसमें से कौन सा होगा। विषुवतीय जलवायु होगी, 3 प्रकार की जलवायु होगी, और आर्द्र उपोष्णीय जलवायु, और समुद्री पश्चिम, मरीन तट, इसको मरीन वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट है ये। अब यहाँ पर जो वर्ष भर वर्षण होता रहता है, हमेशा वर्षण होता रहता है। अब हमें दो, इसमें एक तो ये पता चल रहा है और एक ये पता चल रहा है, मतलब कि दो में वर्ष भर हमेशा बारिश होती रहती है, और वर्षण में भिन्नता इतने के मध्य होती है, मतलब कि 50 और 250 के, और तापमानों के वार्षिक रेंज क्या होती है इसमें निम्न होगी। अब इसमें हमें दो में कंफ्यूजन हो सकता था, इसमें फर्स्ट में और डी में। तो इसका आंसर ना वैसे ए तो होगा नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा डी, क्योंकि समुद्री पश्चिमी तट जो होते हैं उसमें 50 से लेकर 250 के मध्य है। ये तो दोनों तो सेम आ रहे हैं दोनों में, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ना वो डी में आ रहा है ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 क्या है, कोरियोलिस बल। जो कोरियोलिस बल है, ये जो वायु होती है, हवा होती है, उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का, कोरियोलिस बल निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, एग्जैक्टली सही है, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं रहता है, सही है ये ना एनसीईआरटी में सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो गया। पहले की कंपैरिजन में पेपर इजी था, जो 2023 में पेपर आया था ना उसके कंपैरिजन में बहुत इजी था, क्योंकि 2023 में तो नया ट्रेंड चेंज हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। इस बार एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर इसमें जो भी 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से होंगे, भूमध्य रेखा पर 12 घंटे से हमें 21 जून को बताना है, 21 जून को 12 घंटे से अधिक, तो भूमध्य रेखा जो इक्वेटर होगी उस पर तो नहीं रहेगा 21 जून को। और यहाँ पर कर्क रेखा पर होगा 21 जून को होगा कर्क रेखा पर, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त पर होगा। अब मकर रेखा पर 21 जून को नहीं होता, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे, डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का डी हो जाएगा। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। अब ये कोंगो बेसिन का है इसमें, और कोंगो बेसिन का ना तांबे से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन 23 में 2023 में। तो ये
क्वेश्चन 2023 में भी आया था कोंगो बेसिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का है, यहाँ पर इसमें बता दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, जो पीठभूमि होती है, दलदली भूमि होती है, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र को शोधित करता है? तो ये जो विशेषता बता रहा है ना कोंगो बेसिन की है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, ये बी इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है? कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पर फ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों PFAS के संदर्भ में इसमें बताना है कौन सा होगा। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर जो PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जो परफ्लोरोएल्किल होते हैं और पॉलीफ्लोरोएल्किल होते हैं, इन पदार्थों का जो प्रयोग किया जाता है पेयजल में भी किया जाता है, खाद्य और जो खाद्य सामग्री होती है उसकी पैकेजिंग में भी किया जाता है। ये ठीक है, और पर्यावरण में आसानी से क्या हो जाता है, ये निम्नीकृत नहीं होता है, आसानी से निम्नीकृत नहीं होता है, डिग्रेड। अब PFAS के लगातार संपर्क से परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। आप देखो जब डिग्रेडेबल नहीं होगा आसानी से तो जंतुओं के शरीर में जाएगा, इससे ये कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। 2 और 3 तो इसमें ये भी होता है कि जो UPSC के क्वेश्चन होते हैं उसमें कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो वहाँ पर थोड़े गलत हो जाते हैं वो। तो इसमें ना 27 का आंसर डी हो गया। इसमें तीनों ऑप्शन से ना करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। 28 क्या? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोला हुआ है यहाँ पर कैराबिड बीटल्स, जो कांतर होती है ना बरसात के मौसम में निकलती है वो, मक्खियाँ, दीमक, बर्बर और यहाँ पर बर रहिए, इसको वास्पस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो होगा केवल 2 होगा इसमें, क्योंकि इसमें पूछा है परजीवी, जो परजीवी जातियाँ होती हैं, परजीवी जो एक जाति दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है, तो इसमें 2 होगा केवल। हाँ, इसका जो होगा ना केवल बी होगा। जैसे कि जो कैराबिड बीटल्स होती हैं, कैराबिड बीटल्स मक्खियाँ नहीं होगा, तीसरा बर भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 28 का बी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। अब इसमें मटर कुल फैमिली, जो मटर फैमिली है उसके हैं, तो ये ऑप्शन ना क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं मटर से ही रिलेटेड। मूंगफली, इससे जो मटर है इससे रिलेटेड कौन सा होगा? तो यहाँ पर मटर है और ये हॉर्स ग्राम जो होता है चना होता है और सोयाबीन, इसमें तीनों ही होते हैं ये मटर से रिलेटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, 29 का सी हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। इंडियन फ्लाइंग, यहाँ पर है ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। अब इसमें नेक्स्ट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। जो इंडियन फ्लाइंग होता है ये एक क्या होता है यहाँ पर चमगादड़ की तरह ही होता है ये। तो यहाँ पर क्या है ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, तो यहाँ पर ये अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो यहाँ पर ना ये गलत हो जाएगा, जो 30 का बी ऑप्शन है ना ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो होगा ना इंडियन फ्लाइंग जो फॉक्स होता है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण पीड़क की जंतु में रखा गया है, तो इसका ना ए तो करेक्ट है लेकिन बी वाला करेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाता है, ये रक्त नहीं पीता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर इसका डी, इसका आंसर जो होगा 30 का वो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, सॉरी एक सही है, एक तो सही है और सेकेंड सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा जो 30 का है। 30 का इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। डी में तो एक सही नहीं है, जबकि इसमें क्या था एक तो सही था और ये दूसरा वाला गलत था, ये एक तो सही था और ये वाला गलत है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। अब इसमें भी यहाँ पर बताना है कि क्या करेक्ट होगा। विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। जो भी पात्र विकिरण की तुलना में आगामी होता है, आगामी
की तुलना में, जैसे कि शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब कि कम आती है और जाती ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31। तो पहला तो इसमें अधिक गर्म नहीं होगा, पहला तो इसमें करेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें जो सेकंड बोला हुआ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस ये कैसे होते हैं, दीर्घ तरंग के अवशोषक होते हैं। जैसे कि होता है ना, आती है यहाँ पर शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब कि कम आ रही है और लॉन्ग वेव रेडिएशन अधिक मात्रा में निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 31 का वो डी हो जाएगा। पहला तो इनकरेक्ट होगा और डी क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा, आंसर डी। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब देखो ये क्वेश्चंस भी ना ये एनसीईआरटीज में है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। जो ऑप्शन 32 है फर्स्ट, इसका ये गलत है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सेकंड है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। जो उसकी संवहनी धारा होती है इक्वेटर पर वो अधिक ऊंचाई तक जाती हैं। तो ये करेक्ट है, दूसरा तो यहाँ पर करेक्ट है और पहला इसमें इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर 30 हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें 32 है। 32 भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, तो ये ऑप्शन ना करेक्ट है। यहाँ पर भूमध्य इक्वेटर पर जो क्षोभ मंडल की मोटाई होती है ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर तो 8 ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये सही होगा, पहला सही है। और भूमध्य रेखा है उस पर टेम्परेचर अधिक होता है और जो वर्षा होती है वो भी हमेशा होती रहती है, और यहाँ पर जो सन रेज होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर संवहनीय धाराएं जो होती हैं बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये देखो भूमध्य रेखा, तो इसका ना ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 का आंसर ए हो गया। अब 32 देख लेते, 32 क्या है इसमें, 31 32 हो गया। 33 निम्नलिखित में से, हाँ इसमें ना आंसर से ज़्यादा देखते हैं जल्दी से। 33 का इसमें जो होगा आंसर, 33 का आंसर होगा इसमें डी, क्योंकि सारे होंगे जो ज्वालामुखी उद्गार के उत्पादक है ना, राख और धूल भी होंगे, नाइट्रोजन के यौगिक और ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे तो इजी क्वेश्चन आए जो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आए, जो एनसीईआरटीज है उनसे भी क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 33 का डी हो जाएगा। सारे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इससे सारे के सारे निकलते हैं। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र के बारे में बताना है, जो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल मैप के बारे में। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जो समताप रेखाएं होती है ना, समताप रेखाएं जो ताप होता है, जहां पर तापमान कैसा होगा, सेम होगा, तो समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती हैं। इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर है सेकंड है, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाओं की तरफ मुड़ जाती है। ये सही नहीं है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पर इसमें सारी जो धाराएं वो नहीं बनाती हैं उसको शीतल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। एंड इसमें 35 देख लेते, 35 क्या है, 35 हाँ 35 यहाँ पर है। तो इसमें बोला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। तो इसमें जो है ये है कोटे डी आइवर और घाना, जो यहाँ पर कोको उत्पादक जो होता है, ये एक पाउडर होता है, विश्व में कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा है, कोटे डी आइवर, दक्षिण जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका, उसमें मिलता है कोटे डी आइवर और घाना में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला हुआ है, पश्चिम से। देखो यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, जो ये है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की ओर, जो इसमें बढ़ता हुआ क्रम बताना, इसका क्रम कौन सा सही होगा। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर पहले कौन सी नदी होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे गंगा है, यहाँ पर ये गंगा है, ऐसे गंगा यहाँ पर गंगोत्री से निकली और पश्चिम से यहाँ पर कौन सी मिल रही है, यहाँ पर कौन सी, इसमें यहाँ पर कौन सी, इसमें यहाँ पर कौन सी। तो यहाँ पर पहले ना गोमती लखनऊ में, ठीक है, तो गोमती आ जाएगा। फिर क्या आ जाती है, घाघरा,
फिर आती है घाघरा, ये ना पहले से पढ़ लेते हैं, ये स्टार्टिंग में है भी एनसीईआरटी में, 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी है ये। फिर गंडक आती है और फिर आती है यहाँ पर कोसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो होगा बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 36 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है 37 सॉरी, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। एक कारण वर्षा है, जो चट्टानों के अपक्षय के कारण, जो चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक वर्षा भी एग्जैक्टली है। जो चट्टानों का अपक्षय होता है ना, वर्षा से भी होता है, उसका जो अपक्षय हो रहा है, चट्टानों का टूटना फूटना हो रहा है, वो भी इसके कारण होता है। तो वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। जो वर्षा जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, सही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वर्षा जल होता है। अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा जो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 होती है उससे मिलकर बनती है अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर जो जल होता है उसमें, वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होता है। और नंबर 3 भी दिया हुआ है इसमें, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। जो वर्षा जल होगा उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है ना, वो भी होती है इसमें। तो इसमें ना तीनों ही, हाँ, इसमें यहाँ पर ये चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। इसका 37 का एक नहीं होगा। इसका जो चट्टानों के अपक्षय के कारण, इसमें अगर उल्टा होता ना तो सही हो जाता, लेकिन चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से जो इसके कारण थे उसमें एक वर्षा, तो पहला नहीं होगा इसका। तो 2 और 3 सही भी हैं और इसकी क्या कर रहा है यहाँ पर व्याख्या भी करना है। इसमें 37 का आंसर ए हो जाएगा। जो 37 होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें एक करेक्ट नहीं होगा, ये अगर इसका उल्टा लिखा जाता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 37 का ए हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 38। अब इसमें बोला हुआ है किन किन देशों की इसमें सीमा मिलती है, किसे? उत्तरी समुद्र से। अब इसको उत्तरी समुद्र, क्योंकि ये उत्तरी मतलब कि ऊपर नॉर्थ में है ये, इसलिए उत्तरी समुद्र बोला जाता है इसमें। तो इसकी किस किस से? जर्मनी की, फिनलैंड की और रूस की इससे नहीं मिलती है। देखो ये मैप से क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जर्मनी की सीमा मिलती है और नॉर्वे की भी मिलती है, 2 और 3, मतलब कि 2 युग्म सही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में क्या है इसमें? हाँ, ये देखो, ये भी क्वेश्चन आसानी है। जलप्रपात दे दिया और क्षेत्र दे दिया और नदी दे दी है यहाँ पर। ये 39 है इसमें। तो यहाँ पर बोला हुआ है धुआंधर जलप्रपात, ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर ही है, नर्मदा नदी पर ही है। लेकिन ये मालवा रीजन, जो मालवा रीजन है उसमें है क्या? हुंडू जलप्रपात। हुंडू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी और गेशोपा नेत्रवती नदी, गेशोपा। तो इसमें ना 2 ऑप्शन, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? 39 का बी हो जाएगा। और 40 का, इसमें 40 का देख लेते हैं। क्षेत्र दे दिया इसमें, और यहाँ पर इसमें इसका बताना है कि पर्वत श्रृंखला का नाम। अब देखो यूरोप में आल्प्स है और ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, यूरोप में। तो 2 करेक्ट हो गया। और इसमें जो उत्तरी अमेरिका अपलेशियन और वलित पर्वत, दक्षिणी अमेरिका जो एंडीज है, ठीक है, वलित पर्वत से है। तो इसके भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, इसमें 2 ही होंगे, मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। ये 40 का बी हो गया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें ब्लॉक पर्वत का पता होना चाहिए, वलित पर्वत का, और फोल्डेड पर्वत, जो वलित पर्वत होते हैं फोल्डेड पर्वत ही होते हैं। यहाँ पर 40 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 41 का है जीव सिकाडा साइकेडा मुंडुक फुदको फ्रॉग हॉफर, जो फ्रॉग हॉफर होते हैं। और ये न्यूज़ में भी रहा था। ताल विसर्पी पॉड स्केटर क्या है? ये जिसने भी विजन IAS की जो PT 365 और जो उसकी मैगजीन होती है ना, वो पढ़ा होगा तो आराम से उसका निकल सकता है, पीडी आराम से निकल जाएगा। 41 इसमें क्या हो जाएगा? ये कीट होंगे, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा। अब इसमें 42 का देख लेते हैं। 42 क्या है? निम्नलिखित में से इसमें कथन दिया हुआ है, एक बाजार में मिलने वाली अनेक जो च्युइंग होती है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें इस बार। जो च्युइंग होती है तो इससे क्या होता है? इसके खाने के फायदे भी होते हैं। ये हमारी जो मेमोरी होती है ना उसको भी बढ़ाती है, और एक जबड़े को भी क्या करती है? मजबूत करती है। उसकी भी एक्सरसाइज होती रहती है, और भी इसके और भी अनेक फायदे होते हैं। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंग गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। ये ऑप्शन इसमें 42 का करेक्ट है, पहला सही है। अनेक च्युइंग गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 42 का, इसमें 42 का आंसर होगा ए। एंड इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर
42 हो गया, 43 में बताना है इसमें कौन से सुमेलित हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु जो होगा, इसमें जंतु का, हाँ ये थोड़ा सा मान सकते हैं, इसमें हार्ड है क्योंकि इनको याद भी नहीं हो पाता कि कितने सारे जंतु होते हैं ऐसा तो, हाँ लेकिन ये अगर न्यूज़ में रहे होंगे तो हो भी सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है ये न्यूज़ में रहे थे या नहीं, बस मैंने इसको सर्च करके किया है। इसमें 43 का इसमें कोई भी इसमें शामिल नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा 43 का। अब इसमें 44 देख लेते हैं, 44 क्या बोला हुआ है। हाँ इसमें जो टॉयलेट्स के बारे में भी आया था, जो यहाँ पर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें ये भी लग सकता है कि हाँ ये तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन ना गलत नहीं है। जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व शौचालय संगठन, तो इसमें जो WTO वो भी इसमें शामिल है। इसका जो फाउंडिंग किया गया था 2001 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो सिंगापुर में है, हेड क्वार्टर सिंगापुर में है, तो यहाँ पर बताना है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है, जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, और सैनिटाइजेशन के लिए है तो सही है। इस टाइप से तो हमारे देश में भी बहुत सारे मतलब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं स्वच्छता से रिलेटेड। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक नहीं है ये, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है 44, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब इसमें देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, तो एक गलत मतलब कि 3, और ये तो कट हो जाएगा इसमें, यहाँ पर इसमें ये कट हो गया क्योंकि एक नहीं है, तो ये भी एक नहीं है, सॉरी इसमें ये वाला कट हो जाएगा बस। अब दो और 3 अभी देखना है। अब यहाँ पर बोला हुआ है इसमें वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। ये सही है, ऑप्शन सेकंड है ना, ये करेक्ट है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य है कम विकसित देशों और विकासशील, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सैनिटाइजेशन के लिए काम करती है, तो इसका क्या होगा, बी होगा। सॉरी इसमें जो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। अब इसमें देखते हैं कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। इसमें जो 2 आ रहा है वो ए में आ रहा है, इसका ऑप्शन जो होगा ना वो ए करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का ए होगा, ये ए है। अब यहाँ पर क्या है, 45 है, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। जो सिंह है, सिंह की कोई विशेष प्रजनन नहीं होती है, सही है ये। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न होता है, चीता दहाड़ता नहीं है, ये भी सही है, चीता दहाड़ता नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। जो सिंह होता है, शेर होता है, उसकी कोई भी मतलब कि किस मौसम में उसका प्रजनन होगा, ठीक है, तो इसका कोई भी वो नहीं है, ऋतु नहीं है, कोई भी मौसम नहीं है। और ये भी सेकंड भी ठीक है, नर सिंह से भिन्न, नर तेंदुए गंध सिंह चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, करते हैं वो भी, तो इसका जो होगा यहाँ पर ए आ जाएगा। जो 45 है, 45 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ही हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का, 100 मिलियन, ये ना न्यूज़ में भी रहा था, ये 46 है, 100 मिलियन किसान है, तो ये नेट जीरो कार्बन, प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण का तेज मंच, लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता को वृद्धि करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, 46 का ए। और जो किसानों से रिलेटेड होते हैं ना वो आते भी है यहाँ पर, जो 100 मिलियन किसान है, ये यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ए है, 46 का ए। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर 47 का, 47 का क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 47 है ये। इसमें यहाँ पर बैटरी भंडारण, अब इसमें बताना है वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं, जो वितरित डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से माने जाते हैं, जैसे कि बैटरी भंडारण होगा, बायोमास जनरेटर होगा, एग्जैक्टली होगा, ईंधन सेल होगा, रूफटॉप, जो भी भंडारण रखते हैं, ठीक है। वितरित मतलब कि पहले तो उसको हम उसमें स्टोर कर लें और फिर बाद में उसका यूज कर लें, तो इसमें ना चारों के चारों हैं, तो 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 47 का डी। और 48 का बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को पारंगित कर सकता है, तो 48 का आंसर क्या आ जाएगा, अंजीर हो जाएगा, ए। एंड 49 है इसमें तितली, मत्स्य, मंडको, 49 का जो आंसर होगा ना, इसमें सारे के सारे विषाक्त जातियां ही होती हैं, इसका सी हो जाएगा, ये 49 का सी हो जाएगा। एंड 50 है, 50 का यहाँ पर क्या होगा, बी, 50 का इसमें बी है, 50 का यहाँ पर जो देशीय वृक्ष हैं, इसमें देशीय वृक्ष कौन से होंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका केवल 2। इसका बस आंसर्स मैं बता रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी आंसर ही मिलाने होते हैं कि हमारा कितना बैठ रहा है, कि हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एक्सप्लेनेशन तो बाद में भी देख लेते हैं। 51 का इसमें क्वेश्चन नंबर 51 इसमें क्या है, ए, मतलब कि ये दोनों सही है, साहिल क्षेत्र अस्थिरता विकृति, और यहाँ पर ये भी ठीक है, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट है और दोनों की इसमें व्याख्या भी कर रहा है, तो 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है 52, इसमें ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कथन वाले, तो इसमें ये वो कर सकते थे थोड़ा सा
कंफ्यूजन। अब इसमें है 52, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। जो भारत है यूएसए से क्या सेब आयात नहीं करता है? तो यहाँ पर पहला तो सही नहीं है, करता है, और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, पहला तो सही नहीं है, ठीक है, पहला सही नहीं है, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, पहला तो गलत है क्योंकि करता है, और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से आ रहे हैं, तो डी यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्या है 52, 53 में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में संदर्भ में इसमें बताना है, जैसे कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसके संदर्भ में बताना है इसमें, तो क्या होगा यहाँ पर ए, तो वह पीठासीन नहीं होगा, हाँ वो पीठासीन नहीं होगा जब उसको हटाने का संकल्प आ जाता है, ठीक है, तो उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, बोलने का तो अधिकार होता है, ठीक है, दूसरे का गलत हो जाएगा, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें ए ही हो जाएगा, इसका आंसर 53 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और 54 देख लेते, 54 में भारतीय संसद का ही दिया हुआ है, और यहाँ पर लोकसभा में लंबित विधेयक, अब ये भी ना सीधे के सीधे यहाँ पर क्वेश्चन सीधा ये दिया हुआ है पॉलिटी की बुक में, संसद वाले चैप्टर में, ठीक है, सारे के सारा दिया हुआ है, ये सब कुछ सेम टू सेम आया है इस बार, तो मतलब ज़्यादा इरा फिरो के नहीं है कि हम इनडायरेक्टली नहीं है, ज़्यादातर मतलब किया जा सकता है पास आराम से, जिसने थोड़ा 6-7 घंटे भी पढ़ाई की होगी। तो 54 का इसमें आंसर कितना आ जाएगा, इसमें बी, 54 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, तीसरा नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पर 55 का आंसर जो होगा, 55 का आंसर होगा सी, 55 का सी। अब मैं बस इसमें आंसर्स बता रही हूँ। 56 का क्या होगा इसमें सी, 56 का भी इसमें सी हो जाएगा, एक सही होगा और दूसरा इसमें सही नहीं होगा। जो यूरोपीय संघ द्वारा, एक तो यहाँ पर नेट जीरो सही है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 56 का आंसर सी है, और 57। हाँ, अगर इसका एक्सप्लेनेशन करके मतलब ज़्यादा चाहिए एक्सप्लेनेशन, मतलब अच्छे से मैं एक एक लाइन से करवाऊँ और इसका नोट्स भी बनाकर मैं करवा दूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगर ऐसा चाहिए तो। यहाँ पर 57 का आंसर होगा इसमें डी, 57 का आंसर डी होगा। 58 का आंसर 58 का डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख का आधुनिकीकरण बोल दिया इसमें, तो इसमें ना तीनों ही ऑप्शन ये करेक्ट हैं, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, 58 का डी। और 59 देख लेते हैं, 59 में क्या बोला हुआ है, 59 का जो आंसर होगा इसमें, यह योजना सरकारी योजना से क्वेश्चन आया हुआ है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, तो इसमें 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा की देखभाल की गारंटी देता है, ये करेक्ट नहीं है। जो 59 का होगा वो बी होगा, 59 का बी हो जाएगा, केवल इसमें 2 सही होगा, बी हो जाएगा। 59 हो गया। एंड 60 इसमें श्रम योगी मानधन योजना, देखो ये ना सीधे के सीधे आए हैं ये क्वेश्चन। हाँ 60 का क्या हो जाएगा इसमें बी, 60 का बी हो जाएगा 2 और 3, और इसमें 21 से 40 वर्ष तक नहीं होता, 18 से 40 है, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा 60 का यहाँ पर बी हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं 61 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये 18वीं लोकसभा से प्रभावी नहीं है, जो ये वाला नियम है ना 18वीं शताब्दी से नहीं है। अब इसमें देखो एलिमिनेशन भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो पहला इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो सी बच जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा 61 का। एंड इसमें यहाँ पर क्या है 62 अभ्यास मित्र शक्ति 2023, ठीक है, 62 का इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 62 का डी हो जाएगा, इसमें 62 का डी, जो अभ्यास मित्र शक्ति है ना, ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ना इसमें यहाँ पर बांग्लादेश नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में है जो अभ्यास मित्र शक्ति 2023 है, और ये ना सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें जो 62 है, 62 का क्या है डी है, यहाँ पर 2, 3, 4 एक भी सही होता अगर श्रीलंका होगा था बांग्लादेश के प्लेस पर। अब इसमें यहाँ पर इसका तो यहाँ पर आंसर डी ही है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इसमें 63 प्रतिषेध रिट, हाँ, जो रिट के मामले में होता है ना, उच्च न्यायालय को ज़्यादा शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय से, ठीक है, तो 63 में क्या हो जाएगा यहाँ पर सी होगा, इसका 63 का सी हो जाएगा। एंड 64 का यहाँ पर क्या है 64 देख लेते हैं। 64 में वह राज्य का राज्यपाल है जो राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है, तो ये ऑप्शन ना करेक्ट है, पहला भी 64 का पहला भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसमें ना 64 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 64 का आंसर सी। 65 देख लेते हैं। 65 में केंद्रीय बजट जो यूनियन बजट है उससे रिलेटेड बोला हुआ है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से, यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में, ये प्रधानमंत्री की ओर से नहीं रख पाते, देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री, ये भी कितना आसान दे दिया, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति जी तो रखवाते हैं संसद में, दोनों सदनों के समक्ष जो रखवाएंगे प्रधानमंत्री ना कि राष्ट्रपति रखवाते हैं आर्टिकल 112 के अंतर्गत। और जो बजट होता है ना उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, वार्षिक विवरण
उसके नाम से है, तो इसका आंसर जो ये तो गलत हो जाएगा, ये आंसर बी, इसका बी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। हाँ, ये जो बुक थी ना, इन्होंने लिखी है ये द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के, ये किसने लिखी है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखी है। अब यहाँ पर क्या 67 का जो आंसर है वो है बी, केवल इसमें 2 युग्म होंगे, केवल इसमें 2 युग्म होंगे, बी, इसका बी होगा। एंड 68 में यहाँ पर 68 का आंसर है ए, 68 का आंसर ए। 69 का आंसर है सी, 69 का आंसर, जो लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, जो यहाँ पर 69 है, इसमें बहुत कम वर्षण होता है, ये सही है। और लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, ये भी सही है, 69 का सी होगा। और इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर EPA, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होती है, EPA। इसमें तो इससे रिलेटेड ना मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है EPA से रिलेटेड। तो जो 70 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र से रिलेटेड। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो जीवाश्म ईंधनों से ही होगा, और किसमें, विद्युत संयंत्र में जो उपयोग किए जाएंगे। 71 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। 71, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, डी, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, 71 का। 72 का क्या है, यहाँ पर जो 1935 का अधिनियम है, इससे भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। 72 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें, क्योंकि ना जो रक्षा और विदेश संबंधी मामलों के परिसंघ विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, तो ये गलत है। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, 72 का ए हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं 73 का, इसमें नाटककार जो भास थे, जो नाटककार भास थे, उनकी रचना, ठीक है, रचना बतानी है। इसमें क्या होगा, सी होगा, मध्यम वयोग, जो भास थे उनका है यहाँ पर नाटककार, सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी, 73 का आंसर सी। अब नेक्स्ट है इसमें संघभूति, ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य लेखक हैं। तो 74 का क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, सर्वास्तिवाद विनय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा। एंड इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर 75, इसमें ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, बस हो गया। इसमें बोला हुआ है जो यूनेस्को की जारी सूची है उसमें शामिल किए गए संपत्तियों पर विचार कीजिए जो 2023 में जारी किया गया है। देखो शांति निकेतन 2023 में जारी नहीं किया गया ये, तो ये तो पहले का, ये 3 ऑप्शन बचे अब इसमें, ठीक है। 75 रानी की वाव, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, ये है तो सारे के सारे, लेकिन अभी नहीं किए गए इनको, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, बी, इसका आंसर बी होगा 2023 में। एक तो रानी की वाव और होयसला के पवित्र मंदिर समूह, ठीक है, 2 ऑप्शन है, 2 और 3। तो 75 76 भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, जो 368 है उसके अनुसार बताना है इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर परिवर्तन भी होता है, और निरसन भी होता है, ये तीनों के तीनों ही होते हैं जो संशोधन किया जाता है 368 के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। एंड इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या 77 है, इसमें बताना है प्राय मीडिया में उनकी जन्म दर, निम्न जन्म दर और विरुद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हिरासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। 77, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 2 4, इसमें 1 2 4, इसका आंसर होगा ए। एक इटली भी होगा, जापान भी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, चौथा भी होगा दक्षिण कोरिया। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर 78 संसद में धन विधेयक, जो धन विधेयक है। अब 109 आर्टिकल 109 के बारे में, हाँ 109 धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ये सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित, मतलब कि पुनः दोबारा से स्थापित नहीं किया जा सकता, सही है, धन विधेयक नहीं किया जा सकता। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदित दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। एग्जैक्टली आल्सो करेक्ट। एंड इसमें नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ये तो गलत ही होगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर डी। और ये सीधे सीधे ना पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में है, सब सीधा सब कुछ है। 79, अब इसमें 79, हाँ इसमें 79, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही इसको सर्च करके कर लिया है। 79 का आंसर जो आया है इसमें बी आया है, 1 और 3, इसका आंसर आया है बी, इसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। 79 एंड 80 का क्या है, यहाँ पर जो NEC पूर्वोत्तर परिषद है ना, उसकी स्थापना के बारे में यहाँ पर बताया, पूछा हुआ है। 80 का क्या हो जाएगा, इसमें ए 1 2 3, लेकिन भारत का गृह मंत्री नहीं होता, इसमें ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का ए। अब 81 देख लेते हैं, 81 क्या है। 81 बोला हुआ है इसमें ट्रेजरी बिल का, और यहाँ पर 81 का आंसर जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, 81 का आंसर ए।
एंड क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट 82। 82 का क्या होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 82 का यहाँ पर सी। एंड 83, हाँ 82 का इसमें 83 का आंसर क्या होगा इसमें? डी। 83 का आंसर डी हो जाएगा। 83 का डी। 84 का क्या हो जाएगा इसमें? बी। 84 है बी। 84 बी। एंड 85 का क्या है? 85 का भी बी। 85 का बी। एंड 86 का है ए। 86 का ए। ये तो आता ही रहता है ये क्वेश्चन, कृष्णदेव राय। 87 का कॉर्नवालिस। हाँ बस यही क्वेश्चन आया हुआ है मॉडर्न का, एक ही क्वेश्चन था इसमें मॉडर्न का। 87 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। और वो भी स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी से रिलेटेड। 87। 88 का क्या है यहाँ पर? 88 का बी। 88 का है इसमें बी। 89, हाँ 89 का है इसमें ए। 89 का ए है। एंड 90 का है इसमें 90। इसमें जो होगा गरबा नृत्य, और ये ना न्यूज़ में भी रहा था गरबा नृत्य। और किसका है? ये गुजरात का है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, छऊ नृत्य झारखंड का, और कुंभ मेला ये तो बताइए। तो यहाँ पर क्या है? ये 90 का क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। 90 का सी, गरबा नृत्य है, ये न्यूज़ में रहा था। एंड इसमें 91 है यहाँ पर। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? और ये पहले भी परिसीमन पर आया हुआ है। 91 का इसमें 4 हो जाएगा, ये डी, मतलब 4 किए गए, इसमें डी हो जाएगा इसमें। एंड यहाँ पर 92, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 92 जो 1992 में था, 71वां अधिनियम हुआ था, उसमें कौन सी भाषाओं को में संशोधन किया करके शामिल किया गया था? तो इसमें मैथिली नहीं थी, कोंकणी भी थी, मणिपुर, नेपाली थी। नंबर मतलब कि 1 2 3 इसमें स्टार्टिंग के करेक्ट हो जाएंगे। देखो इजी क्वेश्चन है ये, तो जो पीसीएस होते हैं उसमें भी आते हैं, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट है। तो यहाँ पर 93 का क्या है इसमें? बी है। 93 का बी। केवल 2 युग्म जो सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है, ये यहाँ पर इससे पूछ लिया। ये 93 और 94 क्या है इसमें? 94 है इसका आंसर डी, मतलब कि सारे करेक्ट होंगे, इसमें डी हो जाएगा। अब 95 है। 95 का क्या है? सी। 95 का सी। एंड 96 है इसमें। देखो ये क्वेश्चन ना आता ही रहता है। जो आर्टिकल 21 है ना, ये निजता का, हाँ राइट टू प्राइवेसी होता है, ठीक है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, इतना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। जो विवाह का अधिकार होता है ना, अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, तो इसी के अंतर्गत आता है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल 21 पे आता ही आता है। और इसमें ना जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी बोला हुआ है कि समय समय पर जो भी हमें लगेगा ना, हम आर्टिकल निजता की परिभाषा के अंतर्गत जो भी हमें लगेगा इसमें हम शामिल करते जाएंगे। तो ये बोला हुआ है, ये एक ब्रॉड भी है ये आर्टिकल। एंड नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 97 का है इसमें डी। 97 का डी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी सैन्य, ठीक है। ये इसका मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है आर्मी के बारे में। तो 98 का क्या है इसमें? सी। हाँ ऑपरेशन मदद। 98 का सी है, ऑपरेशन सद्भावना था। ये जो भी जन समुदाय के उत्थान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में ये ऑपरेशन सद्भावना, हाँ ये तो ऑपरेशन है ना, उससे आते ही हैं क्वेश्चन। 99 का क्या है? जो सबसे लंबी सीमा है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ है, और ये स्टार्टिंग में जो 6-7 क्लास के बच्चे हैं ना, उनके एनसीईआरटीज में भी है ये। तो क्या होगा? 99 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 100, लोकसभा में आचार समिति मतलब कि जो एथिक्स समिति है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जो आचार समिति है, क्वेश्चन नंबर 100, इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा। डी मतलब कि सारे ऑल करेक्ट हो जाएंगे, डी। तो यहाँ पर ये पेपर मतलब कि कंप्लीट हो गया, इसके आंसर्स।